हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी बायोलॉजी। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि हमारे स्टेट बोर्ड की बुक का 4th चैप्टर है। यस, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, सुनो प्लीज। देखो, इस पूरे चैप्टर के मैं टोटल 9 वीडियोस बनाने वाला हूं। मैं कितने? 9। यस, अब आपका क्वेश्चन ये अराइज होगा कि सर चैप्टर तो काफी बड़ा है। यस, और आपने इसके पहले के जो पहले 3 चैप्टर है उनके तो काफी वीडियो बनाए, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर के आपने 13 वीडियो, सेकेंड चैप्टर के 21, यस, थर्ड चैप्टर के 20, और आप इसको 9 वीडियो में कंप्लीट कर रहे हो। हाँ, तो डेफिनेटली इसके बड़े वीडियोस बनेंगे। यस, इसके बड़े वीडियोस बनेंगे। तो आप बोलोगे सर फिर ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे, हमको अगर किसी एक आधे टॉपिक में प्रॉब्लम है तो। हाँ, तो मैं आपको, तो उसका देखो ये सोल्यूशन है कि मैं आपको हर वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताऊंगा कि उस वीडियो में मैं कितने टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, उस वीडियो में मैं कितने टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, और हर टॉपिक का मैं डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में या फिर दोनों में टाइमिंग डाल दूंगा। जैसे कि इस लेक्चर में मैं ये टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल इज अ डीएनए, जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एवरी मैकार्टी मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट, हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट, तो इनके सभी के मैं टाइमिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में डाल दूंगा 9 के 9 वीडियोस में, और थंबनेल में तो इंफॉर्मेशन में देता ही हूँ, ठीक है, कि उस वीडियो में कौन से टॉपिक कवर है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो कुछ इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया है बच्चों, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें कि पहले टाइटल को पकड़ते हैं मॉलिक्यूलर, क्योंकि इसके पहले हमने जो 3rd चैप्टर था उसमें क्या बोला था हमने, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हमने मेंडल साहब के हिसाब से फैक्टर को बोला, फिर कोई बोलता है जीन, कोई बोलता है क्रोमोसोम, ये सब बोलते कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डिसाइड तो करो यार, ये कि ये, तो एक्चुअली में रियल में ये, यस, और ये जो है दैट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए या पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, बराबर। और वैसे भी मॉलिक्यूलर शब्द यूज किया है, तो अगर हम 11th में जाते हैं तो बायोमॉलिक्यूल में हमने 4 टाइप के बेसिक मॉलिक्यूल्स पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। यस, तो यहाँ पे हम लोग न्यूक्लिक एसिड दैट मीन्स डीएनए और आरएनए के बारे में जानने वाले हैं, और उसमें जो इनहेरिटेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो मॉलिक्यूल है वो है डीएनए। इनहेरिटेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो मॉलिक्यूल है वो है डीएनए। डीएनए ही जीन, डीएनए ही क्रोमोसोम, मैं ही राजा मैं ही मंत्री, अरे सॉरी तो डीएनए का ही कंडेंस फॉर्म क्रोमोसोम है, बराबर, यस और नो। और उस डीएनए का ही पर्टिकुलर जो सेगमेंट है दैट इज जीन, जिसमें किसी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन वो जीन है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब कैरेक्टर के पीछे डीएनए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं? इसका मतलब आप बोलोगे अब कि कैरेक्टर के पीछे डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? थोड़ा सा बेसिक आइडिया दो कि कैरेक्टर के पीछे डीएनए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो, मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे, यस, चलो एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं, बराबर, और ये कंक्लूजन है, बराबर, ये कंक्लूजन है, और ये नए जमाने के हिसाब से भी है। ठीक है, तो चलो क्या बोलता है फर्स्ट स्टेटमेंट, एवरी कैरेक्टर ऑफ बॉडी या एवरी ट्रैट ऑफ बॉडी इज कंट्रोल बाय, एवरी कैरेक्टर ऑफ बॉडी इज कंट्रोल बाय पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन। यस, अगर हम थोड़ा बेसिक में जाते हैं
तो लिविंग का बेसिस ही क्या है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, सेल में होने वाले केमिकल रिएक्शन। इन शॉर्ट अगर बोलते हैं तो सेल में होने वाले जो केमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो है मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारे बॉडी में जो भी कैरेक्टर है वो किसी न किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन की देन है। बॉडी कलर, तो बॉडी कलर मेलानिन, तो मेलानिन ज्यादा बन रहा है कम बन रहा है, वो केमिकल रिएक्शन डिसाइड कर रही है कि ज्यादा हो रही है कि कम हो रही है। यस, बराबर क्या। तो हमारे बॉडी में हर एक कैरेक्टर के पीछे कोई ना कोई बायोकेमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है। ये बात तो हमको समझ गई। अब कोई भी बॉडी कैरेक्टर, बराबर, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, बायोकेमिकल रिएक्शन। हो गया, इतना समझ में आएगा पहला स्टेटमेंट। हाँ, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इन बॉडी, देन तो दूसरा स्टेटमेंट, इन बॉडी ऑलमोस्ट ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, फिर से इन बॉडी ऑलमोस्ट ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन इज कैटेलाइज। मतलब देखो, सपोज रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी गिव राइज टू ए बी। मैंने रिएक्ट एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका रिएक्शन कैसी स्पॉन्टेनियस है। पर हम लोग बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, स्पेशली जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप इस एरो के ऊपर में कुछ लिखते हो। 10th में भी पढ़ा है आपने प्रेजेंस, तो प्रेजेंस लिखते हो मतलब कि यहां पर ये रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी तभी ए बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ जब यहां पे कुछ प्रेजेंस दिया। और ऐसी टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस या कैटेलाइज, क्योंकि फिर उसको कोई रिएजेंट या कैटलिस्ट उस रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, उस रिएक्शन को कंप्लीट कराएगा, बराबर। तो हमारे बॉडी में जो मैक्सिमम, ऑलमोस्ट सभी बोलूंगा मैं तो, ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन है। और उस कैटेलाइज केमिकल रिएक्शन को ज्यादातर केसेस में कोई ना कोई एंजाइम ही कैटेलाइज करती है, कोई ना कोई एंजाइम ही कैटेलाइज करती है। ये हमको 11th में पता चल गया है। यस, एंजाइम। यस, मतलब इन दो स्टेटमेंट से हमको क्या समझ रहा है कि हमारे बॉडी में जो भी कैरेक्टर है वो किसी बायोकेमिकल रिएक्शन की देन है। अब जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो कैटेलाइज है और वो किसी एंजाइम के द्वारा कैटेलाइज की गई। मतलब अगर वो एंजाइम नहीं तो वो बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं, मतलब वो कैरेक्टर नहीं। यस, बराबर। डन दो। फिर अगला स्टेटमेंट, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल को छोड़ दिए, यस, क्योंकि वो भी कैटालिटिक फंक्शन के होते, पर उनको कुछ को छोड़ दिया, तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड बाय पर्टिकुलर प्रोटीन। हमारी एंजाइम प्रोटीन नेचर की है, हमारी एंजाइम प्रोटीन नेचर की है, हमारी एंजाइम प्रोटीन से बनी है, हमारी एंजाइम प्रोटीन से बनी है। यस, तुम बोलोगे सर हम जो खाते हैं बोला प्रोटीन, अरे बाबा हम जो प्रोटीन खाते हैं वो तो टूटता है अमीनो एसिड में और एब्जॉर्ब होता है। प्रोटीन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल और वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं निकल सकता डिफ्यूजन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से या फैसिलिटेड डिफ्यूजन से, बराबर। वो तो अमीनो एसिड ही कर सकता है, बराबर। तो इसका मतलब मैं जिस प्रोटीन की बात कर रहा हूं वो तो बॉडी में बन रहा है अमीनो एसिड से जुड़ जुड़ के, जो कि इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जो एंजाइम है वो प्रोटीन से बनी हुई है और प्रोटीन बनने की जो इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, एवरी प्रोटीन ऑफ बॉडी इज मेड अप ऑफ पर्टिकुलर जीन। हर एक प्रोटीन बनने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो जीन के पास है। मतलब एंजाइम का इंपॉर्टेंस, एंजाइम बनता है प्रोटीन से, इस प्रोटीन से और भी चीजें बनती है पर एंजाइम तो प्रोटीन से बनती है, और प्रोटीन बनता है, प्रोटीन की जो पर्टिकुलर प्रोटीन की इंफॉर्मेशन जीन के पास होती है। मतलब जीन है तो वो प्रोटीन है, प्रोटीन है तो वो एंजाइम है, बराबर। और जीन क्या है, लास्ट है, जीन क्या है सर, जीन इज पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का पर्टिकुलर रीजन जिसमें किसी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है। दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए which having a information of particular protein is called gene. In short, मोर टेक्निकल और जीन के बारे में बोलने वाला हूं मैं, ठीक है। हो मतलब जीन में गड़बड़ी, प्रोटीन में गड़बड़ी, प्रोटीन में गड़बड़ी, एंजाइम में गड़बड़ी, एंजाइम में गड़बड़ी, बायोकेमिकल रिएक्शन में गड़बड़ी, बायोकेमिकल रिएक्शन में गड़बड़ी, तो कैरेक्टर में गड़बड़ी या चेंज। अंडरस्टैंड? ये मोलिकुलर लेवल पे बोला गया है
ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब जीन स्ट्रक्चरली क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए, मतलब डीएनए, दैट्स व्हाई डीएनए कंट्रोल कैरेक्टर, क्योंकि भैया जीन का, जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए ना। यस, तो यहां से अब समझ में आता है कि भैया डीएनए वो वंडर मॉलिक्यूल है जो कि कैरेक्टर के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, और डीएनए ही कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनता है जो कि इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अंडरस्टैंड? तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बुक के, द डिस्कवरी ऑफ डीएनए, जो कि आपके स्टेट बोर्ड की बुक का फर्स्ट टॉपिक है। यस, और यहां जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, यहां जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं वो आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही है, बस मैंने मेरे तरीके से लिखे। यस, पर एक्सप्लेनेशन आपके टेक्स्ट बुक के जैसा ही है। यस, हाँ, सो तो क्या लिखा है देखो, टुडेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएनए विच इज स्ट्रक्चरली डबल हेलिक्स started from discovery of nucleic acid from nuclein। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ऐसा है कि आज हमको जो डीएनए के बारे में पता है, जो कि ऐसा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। यस, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। यस, इसकी स्टार्टिंग, इस डीएनए से लेकर डबल हेलिक्स की स्टार्टिंग जो है वो स्टार्टिंग हुई न्यूक्लियन से। यस, उसकी स्टार्टिंग हुई न्यूक्लियन से। यस, पहले न्यूक्लियन समझ में आया, न्यूक्लियन से ही न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप तो है, कौन सा? डीएनए और आरएनए। तो ये देखो, ये डीएनए किसके टाइप में आता है? न्यूक्लिक एसिड के टाइप में आता है, और न्यूक्लिक एसिड से पहले किस बात की डिस्कवरी हुई? न्यूक्लियन। यही वो बोलने का मतलब है। मतलब आज हमको डीएनए का स्ट्रक्चर तक पता है, पर इसकी जो बातें जो चालू हुई है वो न्यूक्लिक एसिड से होते हुए न्यूक्लियन, मतलब न्यूक्लियन, न्यूक्लिक एसिड, फिर डीएनए का स्ट्रक्चर, ऐसा। यस, तो आप बोलोगे सर फिर ये न्यूक्लियन वाली जो बात है, ये जो न्यूक्लियन वाली जो बात है ये किसने बोली? तो लिखा हुआ है आपके वहां पर। यस, न्यूक्लियन वाली बात किसने बोली? तो दैट इज फ्रेडरिक मिक्सचर। कब? 1869 बराबर। तो इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने WBC पे वर्क किया। WBC बोले तो वाइट ब्लड कार्पसेल्स या ल्यूकोसाइट। यस, इस पे वर्क किया। तो इनको बहुत सारे WBC चाहिए थी, बहुत सारी वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पसेल चाहिए थे। तो इन्होंने WBC को आइसोलेट किया पस में से। यस, इन्होंने WBC को आइसोलेट कहां से किया? पस में से। अब तुम बोलोगे सर पस क्या है? तो देखो, जब हमको जख्म होती है और उसके बाद में जो एक येलोइश फ्लूइड डिस्चार्ज होता है उसको हम पस बोलते हैं। हाँ, मैं उसी पस की बात कर रहा हूँ। यस, तो पस क्या है? अगर मैं उसको अगर टेक्निकली बोलूँ तो पस क्या है? तो पस इज अ विस्कस फ्लूइड। पस इज अ विस्कस फ्लूइड which contain dead WBC, especially neutrophils, plus bacteria plus tissue fluid। तो ये जो डिस्चार्ज है, यस, कब? जब आपको कुछ जख्म या वाउंड होती है तब, दैट इज अ पस। तो इन्होंने क्या किया था कि पस में से WBC को आइसोलेट किया। पर इनको पस कहां से मिला? तो इन्होंने इनके आसपास में जो लोकल हॉस्पिटल थे वहां से बैंडेज, क्योंकि ड्रेसिंग, किसी को जख्म होती है तो फिर ड्रेसिंग करते, तो फिर ड्रेसिंग में क्या करते? नई बैंडेज लगाई जाती है और पुराने डैमेज को निकाल के फेंक दिया जाता है। हाँ, तो ये पुरानी बैंडेजेस में से पस को आइसोलेट कर रहे थे। ये पुरानी बैंडेजेस में से पस को आइसोलेट कर रहे थे बाय यूजिंग सॉल्ट सोल्यूशन।
यस, सॉल्ट सॉल्यूशन की मदद से वो बैंडेज में से, ध्यान दो, इनको पस चाहिए था, और इनको पस क्यों चाहिए था? क्योंकि इनको WBC चाहिए थी, बराबर। तो इन्होंने पस को कहां से आइसोलेट किया? बैंडेज में से, बैंडेजेस में से। यस, बैंडेज मतलब वो नई वाली बैंडेजेस नहीं, वो ड्रेसिंग वाली जो पुरानी बैंडेजेस है, यस, उसमें। तो उन्होंने उसको सॉल्ट सॉल्यूशन से धोया, उनको सॉल्ट सॉल्यूशन से धोया और उसमें से पस को आइसोलेट किया। यस, अब इनको पस मिल गया। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पस में क्या है? WBC है, डेड है पर WBC है। यस, तो डेड वाली WBC इन्होंने कलेक्ट की। तो चलो सपोज टू भी ये कंटेनर ले रहा हूँ मैं, इसमें उस पस में बहुत सारी WBC है, और ये जो पॉइंट है वो न्यूक्लियस, उन WBC का न्यूक्लियस, इस उस पस में WBC। और इसमें उन्होंने ऐड किया दैट इज वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन। ये वीक अल्कलाइन, जिसके ऐड करने से ये जो सेल है ये क्या होगी? लाइज्ड हो गई। ये सेल क्या हो गई? लाइज्ड हो गई। ये सेल क्या हो गई? ब्रेक हो गई। और ब्रेक होने से उन्होंने अपने साइटोप्लाज्म को ये कर दिया, और ये ब्रेक होने से क्या हो गया कि उनको एक PPT मिला, और उस PPT में बहुत सारे उन सेल्स के न्यूक्लियस थे, न्यूक्लाई। यस, न्यूक्लाई को उन्होंने आइसोलेट किया। यस, न्यूक्लाई, ये जो पॉइंट्स बनाए दैट इज अ न्यूक्लाई, जो कि वहाँ का PPT था। यस, ये न्यूक्लाई को आइसोलेट किया। और जब इस न्यूक्लाई को उन्होंने ऑब्जर्व किया, इस न्यूक्लाई में से एक चीज निकाली, एंड दैट इस न्यूक्लाई, ये बहुत सारे न्यूक्लियस में से एक चीज निकाली, और उसको उन्होंने नाम दिया दैट इज न्यूक्लिन, बराबर। मतलब पस सेल में WBC को वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन से एलाइज किया, फिर उसमें से बहुत सारे WBC का न्यूक्लियस, तो प्लूरल में न्यूक्लाई आइसोलेट किया, और उस न्यूक्लाई में से उन्होंने एक केमिकल आइसोलेट किया, या एक यूनिक चीज आइसोलेट की, जिसको उन्होंने नाम दिया दैट इज न्यूक्लिन। अब ये जो न्यूक्लिन है, ध्यान दो, अब ये जो न्यूक्लिन है ये फॉस्फोरस रिच है। जब इस न्यूक्लिन की स्टडी की गई तो ये फॉस्फोरस रिच है, जिस कारण से ये कैसा है? एसिडिक नेचर का है। जिस कारण से कैसा है? ये एसिडिक नेचर का है, बराबर। बराबर क्या? जिससे कि इस न्यूक्लिन को आगे नाम दिया गया, इस न्यूक्लिन को आगे नाम दिया गया, ध्यान दो, इस न्यूक्लिन को आगे नाम दिया गया दैट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिन को आगे नाम दिया दैट इज न्यूक्लिक एसिड, बराबर। न्यूक्लिन को नाम क्या दिया गया? न्यूक्लिक एसिड। इतना हो गया। अब अर्लीज 90 में, अब यहां से न्यूक्लिन से न्यूक्लिक एसिड वाली बात चल गई। अर्ली 90s में साइंटिस्ट लोगों ने और स्टडीज की, तो अर्ली 90s में ये पता चल गया था कि ये जो न्यूक्लिन है, जिसको बाद में न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया, पर वो कंपोजिशन वाइज दो चीजों से बना हुआ है, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड, जिसके कि दो टाइप होते हैं, दैट इज DNA और RNA। मतलब फर्दर स्टडीज हुई तब पता चला कि न्यूक्लिन में से ये चीज मेन थी, जो कि एसिडिक के पीछे रिस्पॉन्सिबल थी, जिसको फिर नाम दिया न्यूक्लिक एसिड, इसको छोड़ के, बराबर। और फिर न्यूक्लिक एसिड में DNA, इस न्यूक्लिक एसिड में DNA। तो ऐसा DNA से होते हुए, न्यूक्लिन से होते हुए DNA तक पहुंचे हम, बराबर। और अब यहाँ पे प्रोटीन वाली बात भी आ रही है। यस, तो देखो अगले पॉइंट में प्रोटीन और DNA के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। द जेनेटिक मटेरियल इज DNA। यस, द जेनेटिक मटेरियल इज DNA। तो देखो क्या बोल रहा है कि बाय द अर्ली 90s geneticists knew that genes, by the early 90s geneticists knew that genes control the inheritance of trait, बराबर। मतलब 90s में जेनेटिसिस्ट को समझ गया था कि कैरेक्टर के पीछे, इनहेरिटेंस ऑफ
कैरेक्टर के पीछे या इनहेरिटेड कैरेक्टर के पीछे रिस्पॉन्सिबल चीज क्या है? जीन, बराबर। और जीन क्या है? पर्टिकुलर, मतलब पर्टिकुलर जीन पर्टिकुलर क्रोमोसोम में है, क्रोमोसोम का पार्ट है, और क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से बना है। यस, और आपको तो ये भी पता है कि जो जीन है सेगमेंट ऑफ डीएनए। यस, मतलब यहां से एक क्लियर कट बात समझ में आ रही है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। यस, तो ये बात समझ में, क्या बात समझ में आ गई थी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। यस, बराबर। जीन कैरेक्टर के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, जीन जो है वो क्रोमोसोम में है और क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना है, बराबर। तो यहां से एक बात क्या क्लियर हो रही है कि दैट इज डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। बट मोस्ट ऑफ द जेनेसिस्ट उस समय पर इस बात से कन्विंस नहीं थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। वो भाव दे रहे थे प्रोटीन को। वो किसको भाव दे रहे थे? प्रोटीन को। उनका कहना था कि प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। यस, और वो क्या बोल रहे थे प्रोटीन के बारे में? देखो कि प्रोटीन जो है एक लार्ज मॉलिक्यूल है, सही बात। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, सही बात। यस, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। यस, और स्टोर इंफॉर्मेशन नीडेड टू गवर्न सेल मेटाबॉलिज्म, मतलब सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसके पास में है। ये भी कौन सी बात गलत है? क्योंकि प्रोटीन से एंजाइम बनती है, हमने इंट्रोडक्शन में देखा है, बराबर। और क्या बोल रहे हैं कि प्रोटीन कॉजेस वेरिएशन अमंग द स्पीसीज। इसमें भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि प्रोटीन अगर अलग बनेगा तो एंजाइम अलग हो जाएंगे, एंजाइम अलग हो जाएंगे तो कैरेक्टर अलग हो जाएगा। तो ये तीनों बातें गलत नहीं है, पर ये क्या बोल रहे हैं, ये भाई तीनों बातें जो बोल रहे हैं ये गलत नहीं है अबाउट प्रोटीन। बट ये क्या बोल रहे हैं कि प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल। पर वो ये भूल गए कि बॉडी में हर एक प्रोटीन के पीछे जीन रिस्पॉन्सिबल है, और जीन क्या है? डीएनए। तो गलत नहीं है, गलत नहीं है बात। बस इतना है कि उनको प्रोटीन के पीछे का सोर्स नहीं पता था। वही प्रोटीन के पीछे का सोर्स नहीं पता था कि प्रोटीन के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है करके, बराबर। और देखो, ना सिर्फ उन्होंने उस समय डीएनए को नहीं माना, प्रोटीन को भाव दिया। यस, कि वही प्रोटीन के थे, ये बातें सही है। पर डीएनए के बारे में क्या बात बोली? देखो कि डीएनए जो है वो एक स्मॉल और एक सिंपल मॉलिक्यूल है, स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल, जिसका कंपोजिशन अलग अलग स्पीसीज में थोड़े थोड़े वेरिएशन में ही है, मतलब कांस्टेंट है, ऐसा बोल रहे हो। ये बात गलत है यार, तुम प्रोटीन को सही बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो प्रोटीन के पीछे रिस्पॉन्सिबल है दैट इज डीएनए, उसी को क्या बोल रहे हो? वो स्मॉल है, सिंपल है, और उसका जो कंपोजिशन है अलग अलग स्पीसीज में, यस, वो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मतलब वो ज्यादा कांस्टेंट है। वही प्रोटीन को क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग अमॉन्ग द स्पीसीज में जो प्रोटीन है वो बहुत वेरिएशन में है। अरे बाबा, डीएनए वेरिएशन में, इसलिए प्रोटीन वेरिएशन में है। ये हमको आज पता है, हम तब की बात कर रहे हैं। यस, तो बट एक्चुअली में डीएनए कैसा है? एक लार्ज मॉलिक्यूल है, वेरिएशन ट्रेमेंडसली है विद इन द स्पीसीज एंड अमॉन्ग द स्पीसीज, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन। यस, ना सिर्फ उसमें डीएनए मॉलिक्यूल में वेरिएशन किस किस बात को लेके है? शेप को लेके है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस को लेके है, और फंक्शन में वो जो प्रोटीन बनाता है उसको लेके है, बराबर। तो भैया तुमने जो प्रोटीन के लिए बात बोली वो गलत नहीं है, पर जब तुमने डीएनए के लिए बात बोली वो गलत हो गई उस समय पे। डीएनए एक्चुअली में ऐसा है, और डीएनए एक्चुअली में ऐसा है करके प्रोटीन एक्चुअली में ऐसा है। मतलब देखो, ये इस बात से फंक्शनल शो बाय प्रोटीन, तो मतलब डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस किस फॉर्म में करता है? प्रोटीन के फॉर्म में। तो इसलिए उन्होंने प्रोटीन को पकड़ लिया, पर प्रोटीन के पीछे डीएनए है, मास्टरमाइंड। ये उनको नहीं समझ में आते, इसलिए वो कन्विंस नहीं थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। यस, बट स्टडीज आगे बढ़ी और नियर अबाउट 25 साल के रेंज में,
यस बता रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ रफली 25 ईयर्स 1928 से लेके 1952 तक लगभग सभी जेनेटिसिस्ट कन्वेंस हो गए कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। यस और इसमें ये 3 एक्सपेरिमेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि 1928 से लेकर 1952 के बीच में हुए, जिसमें कि 1928 में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, बराबर 1944 में एवरी मैक्लियोड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट और 1952 में हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, जो कि हम बारी बारी से देखने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं दैट इज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। यस तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म हुआ और किसके द्वारा परफॉर्म हुआ? तो कब परफॉर्म हुआ? दैट इज 1928 में। यस और ग्रिफिथ साहब जो कि क्या है, अ ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर, पूरा नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ। यस बराबर का, अ ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर दैट इज फ्रेडरिक ग्रिफिथ। तो क्या किया इन्होंने? ही वॉज स्टडीड 2 strains, he was studied 2 strains or 2 genetic varieties, 2 strains और 2 genetic varieties of किसकी? एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्यों? कि उन्होंने उस समय पर 1928 में इस स्ट्रेप्टोकोकस की 2 वैरायटी, 2 जेनेटिक वैरायटी जिसको हम स्ट्रेन्स बोलेंगे, और वो स्ट्रेन्स कौन से? एक आर स्ट्रेन या रफ स्ट्रेन और दूसरा स्मूथ स्ट्रेन। यस या एस स्ट्रेन, आर और रफ, एस और स्मूथ स्ट्रेन। पर अगेन फिर से मैं पूछ रहा हूं कि सर क्यों? तो सर इसलिए क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो निमोनिया कॉज करता है। किसमें? ह्यूमंस में और अदर मैमल्स में। तो क्या? हाँ, तो उनके देश में उस समय में इस बैक्टीरिया से कॉज होने वाला निमोनिया हुआ था, तो उन्होंने उसके क्योर के लिए कि भैया इलाज क्या हो सकता है, उस क्योर के लिए इस बैक्टीरिया को क्या किया? स्टडी किया। और स्टडी करने जा रहे हैं, कुछ मिला भलतीज कुछ। यस तो क्या मिला, चलो देखते हैं। बराबर, तो सबसे पहले इस बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगेन इन्होंने क्या बोला है? रफ स्ट्रेन या आर स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन या एस स्ट्रेन। तो देखो रफ और स्मूथ में बेसिक डिफरेंस क्या, वो जान लेते हैं पहले। तो देखो मैंने क्या बोला? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, और क्या बोला? बैक्टीरिया, मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है। वाह क्या बात बताई सर, जो कि हमको पता ही नहीं थी। जैसे सुनो, ये सेल मेम्ब्रेन, उसको जी सेल एनवलप, ये रेड कलर से बनाई सेल वॉल, और सबसे आउटर होती है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। यस मतलब उसको 3 लेयर होती है, उसके साइटोप्लाज्म तक पहुंचने के लिए आपको 3 लेयर को क्रॉस करके आना पड़ेगा। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और फिर साइटोप्लाज्म, और इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? सेल एनवलप। बराबर, तो उसमें से जो आउटर है ग्लाइकोकैलिक्स, वो कभी थिक हो सकता है, कभी थिन हो सकता है। तो अगर वो थिक है तो उसको बोलते हैं कैप्सूल। तो एस के पास एक्चुअली में कैप्सूल है, ये उसका ग्लाइकोकैलिक्स थिक है। तो अब देखो, और आउटर चीज अगर थिक रहेंगी तो क्या करेंगे? अंदर की चीजों को प्रोटेक्ट करेंगे। बराबर, और इसके पास ग्लाइकोकैलिक्स थिक नहीं है, दैट मीन्स स्लाइम लेयर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। यस तो इसको कैप्सूल है, इसको कैप्सूल नहीं है। तो सर कैप्सूल होने से और कैप्सूल नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? तो चलो देखते हैं डिफरेंस। बराबर, जो आर स्ट्रेन है वो आर स्ट्रेन कैसा है? दैट इज आर स्ट्रेन या रफ स्ट्रेन कैसा है? नॉन
वायरुलेंट, और वही एस स्ट्रेन कैसा है, वायरुलेंट, बराबर। ये नॉन वायरुलेंट है और ये वायरुलेंट है। फिर ये जो है कैसा है, रफ है, और ये कैसा है, स्मूथ है, ठीक है। और कैसा है, ये जो सर है ये नॉन पैथोजेनिक है, और ये जो है सर है पैथोजेनिक है, मतलब डिसीज कॉजिंग है सर, ठीक है। और ये नॉन कैप्सुलेटेड है, और ये कैप्सुलेटेड है। तो ये चार डिफरेंस ध्यान में रखना, पर बेसिक बात ये ध्यान में रखो कि इसका इन्फेक्शन किसी मैमल को या ह्यूमन को अगर होता है तो इससे निमोनिया हो सकता है या होगा, और इससे नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, ग्रिफिथ साहब ने इन दो बैक्टीरिया को पकड़ के 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, इन दो बैक्टीरिया को पकड़ के 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और देखो क्या कंक्लूजन मिलता है, बराबर। अब हमको प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि जो आर स्ट्रेन या रफ स्ट्रेन जो है वो कैसा है, नॉन पैथोजेनिक, मतलब इससे निमोनिया नहीं होता, और इससे निमोनिया होता है। ये कैप्सुलेटेड है, ये स्मूथ है, ये वायरुलेंट है, बराबर। कौन, एस। तो चलो एक्सपेरिमेंट, कितने, 4 एक्सपेरिमेंट, यस। और बलि का बकरा किसको बनाया, माइस को। एक्सपेरिमेंट में किसको पकड़ा उन्होंने, माइस को, ठीक है। हाँ, तो चलो देखते हैं अब एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, जिसमें उन्होंने लिया रफ स्ट्रेन। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट जिसमें लिया उन्होंने रफ स्ट्रेन, और उस रफ स्ट्रेन को, अगेन जिंदा वाला रफ स्ट्रेन को उन्होंने माइस में इंट्रोड्यूस किया, माइस में इंजेक्ट किया, बराबर, और माइस को ऑब्जर्व किया। माइस को कुछ नहीं हुआ, माइस कैसा रहा, अलाइव, माइस को कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरे कलर से दूसरा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, स्मूथ स्ट्रेन लिया, यस, उसको माइस में इंजेक्ट किया, ठीक है, और ऑब्जर्व किया। तो माइस सफरिंग फ्रॉम डिसीज निमोनिया एंड इट गेट डेड, खत्म, गया, यस। सेकेंड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट, अब देखो थर्ड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस स्मूथ स्ट्रेन को, ध्यान दो, इस स्मूथ स्ट्रेन को हीट देके क्या कर दिया, किल कर दिया, मार दिया। और उस हिट किल बैक्टीरिया को उन्होंने माइस में इंट्रोड्यूस किया और फिर ऑब्जर्व किया, यस, हिट देके उसको किल कर दिया और माइस में इंट्रोड्यूस किया उस हिट किल वाले को, और माइस को ऑब्जर्व किया। कोई फर्क नहीं पड़ा, माइस कैसा है, अलाइव है। ये अलाइव था, अब ये कहाँ है, 1928 की बात चल रही है, ठीक है। और फोर्थ एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, यस, आर वाला बैक्टीरिया जिंदा लिया, यस, और एस वाला जो लिया वो कैसा लिया, हीट से किल वाला। आर वाला जिंदा लिया बैक्टीरिया, एस वाला हीट किल लिया, और इन दोनों के मिश्रण को उन्होंने माइस में इंट्रोड्यूस किया और माइस को ऑब्जर्व किया। माइस सफरिंग फ्रॉम निमोनिया एंड इट गेट डेड, वो मर गया, बराबर। और उस फोर्थ वाले केस में वो डेड हो गया, जिसमें कि आर वाला रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया जिंदा है और एस हीट किल वाला मरा हुआ है। इन दो के मिक्स को उन्होंने माइस में इंट्रोड्यूस किया और ऑब्जर्व किया, तो माइस सफरिंग फ्रॉम डिसीज निमोनिया एंड गेट डाई, इट गेट डेड। तो फिर वो जो डेड वाला, जो ध्यान दो, अब जो डेड वाला जो माइस है उसके ब्लड को उन्होंने स्टडी किया और उसके ब्लड में उनको जिंदा वाला
एस मिला, उसके ब्लड में उनको जिंदा वाला एस मिला। ये था नागिन का बदला। यस, क्योंकि भैया यहाँ पे उन्होंने मरा वाला इंट्रोड्यूस किया और माइस डेड हुआ, और उस डेड वाले माइस के ब्लड को जब कल उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसका जब टेस्ट किया तो उसमें उनको एस वाला जिंदा मिला। यस, तो ये कैसे हुआ? तो फिर उनका कंक्लूजन, तो उन्होंने फिर कुछ कंक्लूजन बोला। क्या कंक्लूजन बोला? कि ये जो कंक्लूजन लिखा है मैंने यहाँ पे, कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो था, जो कि जिंदा वाला था, यस, क्योंकि आपने मिक्सचर क्या लिया, आर प्लस हीट किल्ड, ये कैसा लिया आपने, हीट किल। तो इसका जब मिश्रण लिया तो क्या बोलता है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया मस्ट हैव टेकन अप, उसने कुछ तो लिया भाई, यस, जिसको कि उन्होंने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिससे कि क्या हुआ कि उसने आर जो है ये ट्रांसफॉर्म होके एस में कन्वर्ट हुआ। देखो आर और एस में डिफरेंस क्या था, कैप्सूल का, बराबर। तो आर अब कैप्सूल बनाना सीख गया, जिससे कि वो एस में कन्वर्ट हो गया। तो वही बोलता है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया मस्ट हैव टेकन अप टू व्हाट ही कॉल्ड, उन्होंने उसको क्या बोला कि कुछ तो उसने लिया, इसने इस मरे वाले में से कुछ तो लिया, जिससे कि वो ट्रांसफॉर्म होके एस में कन्वर्ट हो गया। तो वो जो चीज उसने पिकअप की, उसको ग्रिफिथ साहब ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला। उसको ग्रिफिथ साहब ने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एंड द प्रोसेस इज ट्रांसफॉर्मेशन, आर से एस में कन्वर्ट हो, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। और वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो उसने पिकअप किया, किससे, इस एस हीट किल्ड से। पर वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है वो नहीं बताया। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है वो नहीं बताया, उसको उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला, पर वो एक्चुअली में क्या चीज है, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, क्या उसका कार्बोहाइड्रेट है, क्या उसका लिपिड है, क्या उठा है वो नहीं बताया उसकी सेल से, बराबर। एंड द प्रोसेस इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिस कारण से आर स्ट्रेन उसने कुछ पिकअप किया, जिससे आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म्ड, प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन, आर स्ट्रेन टू गेट ट्रांसफॉर्म इनटू स्मूथ कोटेड बैक्टीरियम दैट इज एस स्ट्रेन एंड बिकम वायरुलेंट, और फिर उसने उसकी जान ले ली। ठीक है, तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि यार वो जो कैरेक्टर है, ध्यान दो, वो कैप्सूल बनाने वाला जो कैरेक्टर है, कैप्सूल बनना मतलब कैरेक्टर है ना, क्योंकि ये दोनों में कैरेक्टर का डिफरेंस है, क्योंकि इसको कैप्सूल बनाने वाला कैरेक्टर नहीं है, इसको कैप्सूल बनाने वाला कैरेक्टर है। अब आर वाला भी कैप्सूल बनाने वाले कैरेक्टर के पीछे कैरेक्टर उसमें आ गया, और हमने कंक्लूजन में क्या बोला है कि कैरेक्टर के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, डीएनए। तो हमको तो समझ में आ गया कि डीएनए पिकअप किया है, पर अब इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना है ना। तो चलो देखते हैं आगे जो 3 साइंटिस्ट ने बोला वो क्या बोला। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं, दैट इज एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट। यस, ये 3 साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है। कब परफॉर्म हुआ, 1944 में। यस, और इनके 10 साल के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से वो फाइनली कंक्लूजन पे आए कि जो ग्रिफिथ साहब का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है, ग्रिफिथ साहब का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो एक्चुअली में डीएनए है। यस, तो इस बात पे पहुंचते हैं, पहले इन तीनों साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। यस, दैट इज ओस्टवाल्ड टी एवरी, कोलिन एम मैक्लियोड एंड माइकलिन मैकार्टी। यस, मजेदार बात ये भी है कि वो तीनों के तीनों रॉकफेलर यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क को बिलोंग करते थे। यस, और इन्होंने
10 साल तक एक्सपेरिमेंटेशन और रिसर्च से फाइनली कंक्लूजन पे आए थे कि जो ग्रिफिथ साहब का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जिससे कि आर स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ था बाय पिकअपिंग एस हिट किल बैक्टीरिया से। मतलब इससे उसने क्या पिकअप किया, डीएनए, और जिससे वो कायम कन्वर्ट हुआ, दैट इज स्मूथ स्ट्रेन में। बराबर, एक कंक्लूजन निकल गया। बराबर, पर फिर भी कुछ जेनेसिस्ट इनकी बातों से कन्विंस नहीं हुए। बराबर, तो फिर इसके बाद का जो एक्सपेरिमेंट है हर्शी एंड चेस का, उससे कंफर्मेशन है। बट पहले इनके एक्सपेरिमेंट को तो जान लेते हैं। यस, तो इनके एक्सपेरिमेंट में देखो इन्होंने क्या किया, उस हिट किल्ड एस्ट्रेन के कंपोनेंट्स अलग किए। यस, हिट किल्ड एस्ट्रेन के क्या हुए, क्या किए, उसके कंपोनेंट्स अलग किए। वैसे तो सभी किए, पर आप 3 मेन सब पकड़ो, और 3 में है एक डीएनए, आरएनए और एंजाइम्स। तो एंजाइम बेसिकली प्रोटीन से, तो प्रोटीन। यस, ये 3 मेन कंपोनेंट, और इनको उन्होंने बारी बारी से इंजेक्ट किया। जैसे कि प्रोटीन को इंजेक्ट किया, प्रोटीन को और आर को साथ में लिया। यस, प्रोटीन प्लस आर जिंदा वाला लिया, माइस में इंजेक्ट किया और ऑब्जर्व किया, कोई फर्क नहीं। यस, आरएनए प्लस आर स्ट्रेन लिया, माइस में इंजेक्ट किया, ऑब्जर्व किया। यस, इससे भी अलाइव, इससे भी अलाइव, और डीएनए के साथ आर स्ट्रेन लिया, माइस में इंजेक्ट किया और देखा कि माइस सफरिंग फ्रॉम डिसीज निमोनिया एंड इट गेट डाई। बराबर, और इस चीज के कंफर्मेशन के लिए उन्होंने एंजाइम्स भी ली। कौन सी, प्रोटीओलाइटिक एंजाइम। बराबर, तो प्रोटीन को तोड़ने से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? मतलब जब ये कॉम्बिनेशन ले रहे तो प्रोटीनोलाइटिक एंजाइम डाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रोटीन टूटे फूटे क्या फर्क पड़ रहा है? प्रोटीओलाइटिक एंजाइम मतलब प्रोटीएसेस, जो कि प्रोटीन को तोड़ देगी। अरे बाबा, पूरा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो प्रोटीन टूटे फूटे क्या फर्क पड़ रहा है? आरएनए एंजाइम जो आरएनए को तोड़ रही है, कोई फर्क नहीं। पर डीएनए से एंजाइम, जब ये डीएनए के साथ कॉम्बिनेशन में, जब इस कॉम्बिनेशन में जब डीएनए लिया और डीएनए से एंजाइम जब ले रहे, तो अगेन मतलब देखो एक केस कि डीएनए प्लस डीएनए से एंजाइम प्लस आर स्ट्रेन माइस में इंट्रोड्यूस कर रहे, माइस को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, माइस गेट अलाइव। और वही डीएनए, सिर्फ डीएनए और आर स्ट्रेन माइस में इंट्रोड्यूस किया और माइस सफरिंग फ्रॉम निमोनिया एंड इट गेट डेड। तो यहां से कंफर्म हो रहा है कि डीएनए, देखो डीएनए ले रहा है तो कोई फर्क, क्योंकि डीएनए टूट गया तो फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अपने आप को, और जब डीएनए नहीं लिया तो यहां से कंफर्म हो रहा था कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए। पर अगेन कुछ जेनेटिसिस्ट उस बात से कन्विंस नहीं हो रहे थे। बराबर, और प्रोटीन और आरएनए तो नहीं थे, ताकि फिर इसलिए प्रोटीएसेस एंजाइम प्रोटीन को तोड़ने वाली या आरएनए को तोड़ने वाली आरएनए से एंजाइम लेके भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फिर भी एक क्रॉस चेक कर लेते, कोई फर्क नहीं, डीएनए से फर्क पड़ रहा था। पर अगेन फिर से बोल रहा हूं कि कुछ जेनेसिस्ट से कन्विंस नहीं हुए। ठीक है, तो इसलिए अगला एक्सपेरिमेंट जो कि कंफर्मेशन एक्सपेरिमेंट है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और वह है हर्शी और चेस का। ठीक है, तो अभी चालू करते हैं हर्शी और चेस का एक्सपेरिमेंट। हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, यस, जिन्होंने प्रूव कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, प्रोटीन नहीं। जेनेटिक मटेरियल क्या कौन है? डीएनए, प्रोटीन नहीं। कंफर्म एक्सपेरिमेंट। यस, नाम क्या है उनका?
एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस। कब? 1952 में। कब? 1952 में। कैसे प्रूफ किया? तो बाय यूजिंग दैट इज बैक्टीरियोफेज। बाय यूजिंग बैक्टीरियोफेज। क्या है सर ये? देखो, बैक्टीरियोफेज इज नथिंग बट वायरस। वैसे बहुत लोगों को पता है, बट ऐसे बहुत लोग जिनको नहीं भी पता, बराबर, क्योंकि जो डायरेक्ट 12th पढ़ने वाले हैं उनको ये नहीं पता कि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। यस, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों, ठीक है। यस, एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है बैक्टीरिया, ये उसको इन्फेक्ट करता है। तो ऐसे वायरस को हम लोग बैक्टीरियोफेज या सिर्फ फेज, ठीक है। यस, तो थोड़ा सा हम फेज या बैक्टीरियोफेज या वायरस के बारे में जान लेते हैं कि वायरस होता कैसा है। यस, तो मैं बैक्टीरियोफेज का एग्जांपल डायग्राम ले रहा हूँ। इतना बड़ा नहीं होता बच्चों वायरस, बहुत छोटा होता है, पर मैं उसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए जस्ट आपको बता रहा हूँ। यस, वायरस बेसिकली सिर्फ दो ही चीज़ों से बना होता है। इस अगर सबसे बेसिक बात अगर मैं करूँ तो वायरस सिर्फ बेसिक दो चीज़ों से बना होता है। यस, उसका आउटर ये जो ब्लैक जो बना है दैट इज प्रोटीन कोट। वैसे उसके नाम है कैप्सिड वगैरह, पर आप सिर्फ ध्यान में रखो कि ये जो पूरा ब्लैक बना है वो प्रोटीन कोट है, प्रोटीन से बना हुआ है। और ये जो ब्लू कलर का जो बनाया है वो उसका न्यूक्लिक एसिड, और जो कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, डीएनए। कुछ वायरस है जो कि आरएनए वायरस होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर केसेस में डीएनए होता है। आरएनए वायरस, कोरोना वायरस, आरएनए वायरस, ठीक है। पर ज़्यादातर केसेस में जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए होता है। मतलब वायरस सिर्फ दो ही चीज़ से बना है, एक प्रोटीन, दूसरा डीएनए। सर क्रोमोसोम भी तो वैसे, अरे बाबा वो अलग चीज़ है, ठीक है क्या, डीएनए और प्रोटीन, आउटर प्रोटीन कोट, अंदर डीएनए। और देखो बेसिकली क्या होता है वायरस, चाहे प्लांट वायरस हो, चाहे एनिमल वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरियोफेज हो या बैक्टीरिया वायरस हो, वायरस स्पेसिफिक होते हैं। और ये क्या होते हैं, एक पैरासाइट होते हैं जो कि सेल को इन्फेक्ट करते हैं। मतलब करते क्या है, ध्यान दो, एक थोड़ा सा बेसिक ध्यान में रख लो कि ये जो सेल है, यस, ये प्रोकैरियोटिक सेल, उसका खुद का डीएनए। और जैसे कि अगर ये खुद उड़ वगैरह तो सकते नहीं, पर जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा, ये जैसे कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करता है, अपने डीएनए को इसमें इंट्रोड्यूस कर देता है। यस, और फिर ये डीएनए इस डीएनए को कंट्रोल करता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, अपने लिए प्रोटीन बनाता है, और फाइनली इस सेल को तो एक डीएनए आता है, बहुत उस डीएनए से मल्टीपल डीएनए, उस डीएनए से वायरस, और सेल को मार के निकल जाता है। यस, तो एक लिटिक साइकिल करके एक जमाने पहले हुआ करती थी हमारे सिलेबस में, अभी वो नहीं है, पर आपको अब यहाँ से समझ में आ गया कि जो वायरस है वो ऐसा है। तो हर्शी और चेस ने क्या किया, इस बैक्टीरियोफेज का यूज करके, जो कि एक बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ई कोलाई, इशेरिया कोलाई, इशेरिया कोलाई बैक्टीरिया ले रहे हैं, ठीक है। तो उस बैक्टीरिया में वायरस को इन्फेक्ट होने दिया, बराबर। अब वायरस मैंने अभी आपको बताया, वायरस या बैक्टीरियोफेज बेसिकली दो चीज से बना होता है, आउटर प्रोटीन कोट, जिसको हम लोग उसका कैप्सिड बोल सकते हैं या बोलते हैं। अब वो 11वीं में जाके देखते बैठना, अगर आपने 11वीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टॉपिक में तो कोई टेंशन नहीं है आपके साथ में। और ये उसका डीएनए। यस, तो उन्होंने क्या किया, इस प्रोटीन कोट के, एक वायरस के प्रोटीन कोट के सल्फर को टैग किया, और सल्फर को बोल सकता हूं मैं टैग किया। यस, और एक वायरस के डीएनए के फॉस्फोरस को। अब देखो नॉर्मल फॉस्फोरस आपका कैसा होता है, नॉर्मल फॉस्फोरस और नॉर्मल सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है सर, नॉर्मल फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 30 फॉस्फोरस का। तो उन्होंने नॉर्मल ना लेते हुए क्या लिया, रेडियो आइसोटोप। आइसोटोप को पता है,
सेम, क्या आइसोटोप का मतलब क्या है? आइसोटोप सुने, सेम, क्या होता है आइसोटोप का मतलब? आइसोटोप का मतलब कहते हैं, हाँ देखो, अब आइसोटोप का मतलब आपको पता है कि सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, तो उनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा पर जो एटॉमिक मास नंबर है वो 32 वाला, तो ये आइसोटोप हो गया, हेवी आइसोटोप, रेडियोएक्टिव आइसोटोप। और इसका क्या है, दैट इज 32 है, तो नियर अबाउट 35, तो ये हेवी आइसोटोप लिए, ये वाला एक के इसमें, एक के प्रोटीन के सल्फर को 35 वाला लिया और एक के फॉस्फोरस के इसको दैट इज 32 वाला लिया, बराबर, दो बैक्टीरिया को, और उनको अलाउ किया इसको बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए। यस, और वो ऑब्जर्व कर रहे कि जो बाहर से जो अंदर चीज गई, वायरस की जो बाहर से जो अंदर चीज गई, जिससे कि वायरस अपने आप को उस बैक्टीरियल सेल में एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि एक बार बैक्टीरिया को वायरस से इन्फेक्ट हुआ तो वायरस अपने कैरेक्टर दिखा रहा है ना उस सेल के अंदर में, तो इसका मतलब वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है उसका, तो बेसिक सिर्फ दो ही चीजें उसके पास, प्रोटीन कोड और डीएनए। तो जो चीज अंदर गई वो उसके कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस वायरस के, बराबर बराबर। क्या अब आप बोलोगे सर कोरोना वायरस के केस में तो आरएनए है, अरे बाबा वो आरएनए से डीएनए बनाता, समझे क्या, वो रेट्रो वायरस है, ठीक है, वो छोड़ो, अभी मैं बेसिक बात कर रहा हूं। तो अब बाहर से अंदर क्या गया, ठीक है, तो बाहर से अंदर डीएनए गया कि प्रोटीन गया, तो उन्होंने दोनों बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया। यस, एक बैक्टीरिया, ये दूसरा बैक्टीरिया। यस, एक के उन्होंने क्या किया था, एक वायरस के सल्फर, प्रोटीन के सल्फर को टैग किया, ध्यान दो बच्चों, और उसके डीएनए को कुछ नहीं किया था, इसके सल्फर को टैग किया उन्होंने। यस, कौन सा वाला लिया, सल्फर 35 वाला, और उसके अंदर का डीएनए को नॉर्मल रख दिया, कुछ भी नहीं, उसके फॉस्फोरस का छिड़कानी नहीं। और दूसरे वायरस के ध्यान दो, दूसरे वायरस के सल्फर, प्रोटीन के सल्फर को कुछ नहीं किया, वायरस वही वैरायटी का, बस दूसरा, उसके डीएनए के साथ में, डीएनए के फॉस्फोरस में उन्होंने क्या किया, फॉस्फोरस में क्या ले लिया, दैट इज हेवी आइसोटोप, दैट इज 32 वाला। यस, और अब इन दोनों वायरस को वो अलाउ कर रहे बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करने के लिए। तो होता क्या है, देखो बेसिकली कि हमको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर इसका इस वायरस का क्या जाएगा, डीएनए जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर उस वायरस का क्या जाएगा, डीएनए जाएगा। यस, तो यही वो चेक करना चाहते थे कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए गया तो जैसे फिर ये अंदर डीएनए डाल देगा तो ये वायरस अलग हो जाएगा। यस, तो फिर जब उन्होंने उसको ऐसे सेंट्रीफ्यूग से देखा तो सेंट्रीफ्यूग में वो देखना चाहते हैं कि अंदर क्या गया। यस, तो सेल के अंदर अगर सल्फर गया तो सेल के अंदर सल्फर मिलेगा बाहर का। यस, अगर सल्फर गया तो सल्फर मिलेगा सेल के अंदर, और फॉस्फोरस गया तो फॉस्फोरस मिलेगा। तो इस केस में उनको बाहर में प्रोटीन कोट, मतलब जो सेंट्रीफ्यूग से जो कंपार्टमेंट अलग हुआ सेल वाला और ये प्रोटीन कोट वाला बाहर जो अलग हुआ, उसमें उसको इस केस में उनको बाहर में सल्फर मिला, और इस केस में मतलब उनको सल्फर मतलब ये वाला सल्फर, ठीक है, और इस केस में उनको सेल के अंदर फॉस्फोरस मिला, मतलब बाहर वो इनका वाला फॉस्फोरस नहीं मिला। तो यहां से कंफर्म क्या हुआ कि जो अंदर जो चीज गई वो ये वाला फॉस्फोरस अंदर गया, पर फॉस्फोरस किसका लिया, किस में उन्होंने टैग किया था, डीएनए में। और यहां पे ये जो सल्फर जो प्रोटीन कोड कर था वो अंदर नहीं गया, और अंदर नहीं गया तो कैरेक्टर भी उसने नहीं दिखाया। तो यहां से कंफर्म क्या चीज हो रही है कि सर उस वायरस के कैरेक्टर के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल चीज है जो बाहर से अंदर गई वो डीएनए है। तो यहां से कंफर्म हो रहा है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। यस, तो
दैट्स अबाउट हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बाय बाय।